सो नाउ डीपी वायर्स एंड कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट लिमिटेड। अब ये देखिए दो स्टॉक्स है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये पहले से ही ऐड है तो आप इनके बारे में जानिए। और डीपी वायर्स के बारे में बात करें तो अभी हम इसको देखने वाले हैं, क्योंकि डीपी वायर आज की कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। और जहाँ पर बिग बायर्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर डीपी वायर्स के यहाँ पर वायर जो है वो यूज़ करे जाते हैं। और अगर हम बात करें रिटेल में जो कि आप लेके आते हैं अपने घरों के लिए तार, तो ऐसा यहाँ पर इनके पास कोई ब्रांड नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि बहुत सारे डिफरेंट वर्क्स हैं जिनमें अलग अलग तार का यूज़ होता है, वो ये बनाते हैं, इंडस्ट्रियल अगर आप कह सकते हैं। और स्टॉक का मार्केट कैप है 780 करोड़ रुपए और मार्केट का प्राइस है इस स्टॉक का 575 रुपये, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कम है और मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है और हाईली वॉलेटाइल कंपनी भी आगे बनकर रहेगी अगर ये स्मॉल कैप में रही तो। और स्टॉक का पी रेशियो 17.54 है, इंडस्ट्री भी आपका 28.51 है, यानी कि आपका मोटा मोटा डिफरेंस आपका 11 पॉइंट के आसपास का निकल के आता है। तो अभी यहाँ पर पता चलता है कि वैल्यूएशन जो है वो अपने पीयर कंपैरिजन जो है वो कम है स्टॉक की, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि आप कहें कि बहुत ज़्यादा कम है, इतना भी कम नहीं है, बिल्कुल अगर आप कहें तो मीडियम है। और बुक वैल्यू पर शेयर इस स्टॉक का बहुत अच्छा है, 150.29 रुपये, और स्टॉक वर्क कर रहा है 544 पर। तो कहें बहुत ज़्यादा अगर आप कहें तो रिटर्न नहीं बना के दिया है इसने, लेकिन यहाँ पर बुक वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखें, ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह बुक वैल्यू से 10 गुना चल रहे हैं या 5 गुना ऊपर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे तो थोड़ा सा आप यहाँ से समझने की कोशिश करिए कि नेट सेल ग्रोथ परसेंट जो है ना वो लगातार गिर रही है हर क्वार्टर में। तो जिस तरीके से पहले अचानक से ग्रोथ बढ़ी थी, या कहें एक क्वार्टर बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ग्रोथ करके दिखाया, उसके बाद सडनली थोड़ी सी डाउन हो गई, लेकिन एक्चुअल में इतना डाउन भी नहीं है। अगर आप देखें तो लगातार ग्रो किया है, लेकिन आपका जो लेटेस्ट क्वार्टर है Q1 उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, माइनस 31.23% की नेगेटिव ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। 386.70 करोड़ से घटकर 265 करोड़ रुपए की नेट सेल रह गई है। क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर बढ़ी है 32% की, सॉरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपकी बढ़ी है 32.68% का यहाँ पर जंप देखने को मिला है। लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर मामला बिगड़ा है, यानी कि स्टॉक अभी कोई बेहतरीन रिटर्न देने से बचेगा। और प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकते। अगर आप देखें नेट सेल की कंपैरिजन तो 5% 7% के आसपास ही होगा नेट सेल का। 11 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट है, जो कि ईयर ऑन क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस गिरा है, 15.7 करोड़ से घटकर 11.11 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट रह गया है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 7.61 करोड़ से बढ़कर 11.11 करोड़ हो गया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छे नंबर से, लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर थोड़ी सी गिरावट आई है। 26% की नेगेटिव ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, 45.97% की पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को मिली है डीपी वायर्स के प्रॉफिट में। एंड लास्ट यहाँ पर प्रमोटर ने स्टेक अपना बढ़ाया है इस कंपनी के अंदर 4.35%, 4.35% 2023 मार्च में आपको यहाँ पर प्रमोटर बढ़ाते हुए दिखे थे होल्डिंग। और यहाँ पर एफआईएस का अब एंट्री भी हो गया 0.21% यहाँ पर लेटेस्ट क्वार्टर जो आपका Q1 है, तो उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से तो एफआईएस के लिहाज से अच्छा है, प्रमोटर के लिहाज से पैटर्न काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिख रहा है इस कंपनी का। और एक और ज़रूरी बात कि डीपी वायर है यहाँ पर अपने प्रमोटर या अपने काम की वजह से ही नहीं जाना जाता। यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी के पास है 2.7% की स्टेक भी है डीपी वायर के अंदर, तो इस वजह से भी यहाँ पर ये जाना जाता है। अब बारी है कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग लिमिटेड की। इस कंपनी का मार्केट कैप है 435 करोड़ है, प्राइस चल रहा है 134 रुपये। एनबीएफसी कंपनी बताई जाती है और जिंदल ग्रुप की ये कंपनी है। अब इसके बारे में ज़रा देखते हैं इसका काम क्या है, क्योंकि वैल्यू जो है ना वो आपकी बताई जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन स्टॉक चलता नहीं है। ये वो कंपनी है जो कि होल्डिंग कंपनी है, एक्चुअल में बहुत सारे आपको इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ मिल जाएंगी मार्केट के अंदर। कंपनी एक्चुअल में बीसी जिंदाल ग्रुप की कंपनी है और ये कंपनी का मेन बिजनेस है इन्वेस्ट करना शेयर्स में, स्टॉक्स में, यहाँ पर बॉन्ड्स, यहाँ पर डिवेंचर्स और म्यूचुअल फंड, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एंड लोन्स के अंदर। उससे आई हुई आय आपकी बैलेंस शीट में आती है। ये है इस कंपनी का काम। तो एक होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी जैसे कि टाटा इन्वेस्टमेंट लिस्ट है, जैसे कि आपके सामने अभी हमने कुछ दिन पहले बात करी थी जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट,
वो भी सेम टू सेम इन सब का एक ही वर्क है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें तो इन कंपनियों की वैल्यू निखरती हुई नहीं दिखती है। सिंपल सी बात है, इस कंपनी का पहले का नाम जो है वो जिंदल फोटो शायद इसे नाम से जानी जाती थी, अब उसका नाम चेंज करके कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग लिमिटेड यहाँ पर कर दिया गया है। और ईपीएस देखिए इस कंपनी का जबरदस्त ईपीएस है 96.81 का यहाँ पर अर्निंग पर शेयर देखने को मिलता है। पी रेशियो बिल्कुल लोएस्ट 1.39 का पी रेशियो, इंडस्ट्री 23.11 का है और बुक वैल्यू पर शेयर 102.62 है। इसका मतलब ये है अपने बुक वैल्यू के पास ही है, यानी कि अपने रियल वैल्यू के पास ही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कैलकुलेशन के हिसाब से तो स्टॉक के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ने चाहिए। अगर 10 का पी रेशियो भी हो गया तो ऑलमोस्ट आपका 1000 रुपीज़ का प्राइस हो सकता है इस स्टॉक का। लेकिन ये अनरियलिस्टिक बात लगती है, क्योंकि जब भी हम एक होल्डिंग कंपनी, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी की बात करते हैं तो किसी में भी एक दम नहीं दिखता। और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कंपनियां अपने ही ग्रुप कंपनियों के अंदर या तो स्टेक ली होंगी या फिर इन्वेस्ट कर रखी होगी, सिर्फ यही चलता रहता है। सिर्फ अपनी ग्रुप कंपनियों तक ही बहुत ज़्यादातर सीमित रहती हैं ये कंपनियां, बाहर नहीं बनते हैं। होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी तो आपकी बर्कशायर हैथवे भी है जो कि वॉरेन बफेट की है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन देखिए आज कहाँ पर है। उनके पास कैश रिजर्व इतना है कि क्या ही कहने उसके। तो वो एक तरीके से ना वो हर कंपनी के अंदर ज़्यादातर स्टेक मिल जाएगी, जिलेट के अंदर मिल जाएगी, कहीं किसी के अंदर मिल जाएगी, कहीं किसी के अंदर मिल जाएगी। उस कंपनी के पास होल्डिंग पावर भी है, वो कंपनी जब चाहे तब सीईओ बदल सकती है एक्चुअल में आप देखें तो वो एक कंपनी एक समझ में भी आती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने एक एक ग्रुप तक ही सीमित रहती हैं ज़्यादातर कंपनियां। और सडनली आपका जो ईपीएस चेंज दिखा है वो आपका 2023 मार्च की वजह से दिखा है। इस कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं 10 अगस्त को, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, वो आप देख लीजिएगा। तो 402.88 करोड़ की नेट सेल है। खर्चा कुछ है ही नहीं, यहाँ पर 6.14 करोड़ का खर्चा है इस क्वार्टर का। काट कूट कर यहाँ पर 396 करोड़, 390 करोड़ का प्रॉफिट है, शुद्ध मुनाफा 390 करोड़ रुपए का। ये यहाँ पर इस कंपनी के अंदर देखा गया। तो कंपनी को अगर कोई ट्रैक कर रहा है तो ट्रैक करते रहिए। अगर आपका यहाँ पर Q2 के नंबर्स भी अगर ऐसे आते तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ तो बेनिफिट यहाँ पर मिल ही सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ तो यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। तो आप इसको नज़र में रखिए, ट्रैक करते रहिए। एकदम स्टॉक नहीं भाग जाएगा, आपको मौका मिलेगा खरीदने का, लेकिन एक्चुअल में आप देखिए तो एटलीस्ट कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। अगर आप इसमें यहाँ पर वक्त देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर कंपनियों की वैल्यूएशन बढ़ती हुई देखी ही नहीं गई है। इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी बात है कि प्रमोटर की होल्डिंग अभी थोड़े दिनों पहले बढ़ी थी, कुछ क्वार्टर पहले ही 74.41% हो गई थी 73.97 से, और 72 लगातार हर क्वार्टर में एक्चुअल में बढ़ी। एक आध क्वार्टर यहाँ पर देखने को मिला है। एक्चुअल में ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो 71.53 से बढ़कर 74.41 हो गई है। एफआईएस की स्टेक लगातार यहाँ पर ना आपकी बनी हुई है, 3.58% है। क्वार्टर दर क्वार्टर कम हुई है, 4.29 से 3.58% आ चुकी है। रिटेल इन्वेस्टर 21.99% इस कंपनी में होल्ड करता है। तो ये रहा आपके सामने कंसोलिडेट फिन इन्वेस्टमेंट का, यहाँ पर फिन इन्वेस्ट एंड होल्डिंग लिमिटेड का यहाँ पर छोटा सा एक व्यू। तो यहाँ पर व्यू तो कुछ नहीं है एक्चुअल में इन दोनों कंपनियों के बारे में, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पोर्टफोलियो में एक ऐड है ये कंपनियाँ तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नई खरीदारी पता नहीं यहाँ पर करना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि वैल्यूएशन से यहाँ पर ना पता नहीं बढ़ती हुई दिखती भी है या नहीं दिखती है। मार्केट के अंदर ज़्यादातर कंपनियां ऐसी ही यहाँ पर ना पड़ी हुई है, और जब तक ये ग्रुप कंपनियों तक सीमित रहेंगे ना कुछ नहीं होने वाला। जहाँ तक है एक होल्डिंग डिस्काउंट भी रहता है, वो सारी चीज़ें भी रहती, तो वो आगे का एक व्यू जो है ना, एक विज़न जो है वो समझ में नहीं आता। यहाँ पर यही है कि आपके पास 10-15 शेयर हैं ऐसे कंपनी के, लेकर छोड़ दीजिए। ये समझिए कि आपने जीन्स पैंट खरीद लिया, बस वही है, शर्ट आप ले आए एक और उस हिसाब से आपने शेयर खरीद के छोड़ दिए। चल गया तो चल गया, रॉकेट हो गया तो रॉकेट हो गया, पैसा यहाँ पर बन गया, अदरवाइज कुछ नहीं। डीपी बायर का यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में अगर जुड़ा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप कहें तो बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐड है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस स्टॉक के अंदर, तो आप ये समझिए। बाकी अगर किसी का पॉलीकैब जैसे स्टॉक्स हैं तो फिर आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो है, ऐसा मैं कहूँगा। और ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ जो कंज्यूमर, जो रिटेल यहाँ पर ना आप वायर खरीदते हैं, जैसे कि आप पॉलीकैब का खरीदते हैं या हैवेल्स का वायर खरीदते हैं, अगर ऐसे कोई स्टॉक मिलता है तो वहाँ पर इन्वेस्ट करने का ज़्यादा सोचिए।
वहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन रहता है, टफ कंपटीशन भी रहता है और वहाँ पर बढ़ने के ज़्यादा चांसेस भी रहते हैं, तो उधर आप थोड़ा सा देख सकते हैं। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।